गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हमारा लेसन नंबर थर्ड थॉट्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट जो वीडियो थे मोबाइल में अच्छी तरीके से वो चल रहे हैं और मेरे मोबाइल में चल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर अपलोड होने के बाद में उस वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनता सब कुछ है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बुक अपने पास में रखें और आपको पता है कि ज़रूर ये भी पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप बुक पास में रखेंगे तो लाइन टू लाइन मेरे साथ में चल पाएंगे। और आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके पास में सही वीडियो पहुँचे। पता नहीं वो किस वजह से इस कंडीशन में, कहने का मतलब वीडियो की जो क्वालिटी थी वो कम कैसे हो गई। आप एक बार उसको वीडियो को ज़रूर ये करके देख लें कि इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप साइज़ में भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ऑटो रोटेट करके मोबाइल को, उसके अंदर भी शायद आपका वीडियो वो प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी रहेगी। फिर भी कोशिश ये करना है कि आप अपनी बुक्स पास में रखना, उसमें से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बुक में से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेसन है थर्ड थॉट कि व्हाट इज़ थर्ड थॉट, थर्ड थॉट है क्या, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि थर्ड थॉट के अंदर ये होता है कि ये एक प्रचलित मुहावरा है सेकंड थॉट। एक ईडीएम चलता है सेकंड थॉट, और सेकंड थॉट में क्या होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन कि कोई भी उसके सामने होता है, कोई भी मुद्दा होता है, उसके ऊपर वो रिकन्सिडरेशन करता है, पुनर्विचार करता है। और रिकन्सिडरेशन करता कैसे वो, कि अपने ठंडे दिमाग से एकदम सोच विचार के कोई भी गलती कर देता है या कोई भी काम हो जाता है उसके ऊपर वो रिकन्सिडरेशन करता है, पुनर्विचार करता है। लेकिन इसमें थर्ड थॉट की बात की गई है। थर्ड थॉट यहाँ पे सेकंड थॉट का ही क्या है, परिवर्तित रूप है। और थर्ड थॉट में क्या होता है, उसके साथ में पहले वो पुनर्विचार करता है ठंडे दिमाग से, वो एक उसका एक सेकंड थॉट है। लेकिन जैसे ही उसके विचार क्या हो जाते हैं, उस बार्गेन को लेकर के, उस सौदे को लेकर के बदल जाते हैं, तब वो क्या करता है कि वो अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण से या अपने व्यवसायिक, जो अपन देखते हैं व्यवसायिक जो सोच होती है उसको लेकर के वो क्या हो जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसका जो थॉट होता है वो बदल जाता है। इसी बदले हुए विचार को क्या किया गया, क्या कहा गया है, थर्ड थॉट कहा गया। तो इसके बारे में, लेसन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अबाउट द लेसन में चलेंगे। अबाउट द लेसन निकालते हैं। हाँ, अबाउट द लेसन में देखना, जो राइटर है हमारा वो कौन है, ईवी लुकास। जो राइटर है वो हमारे कौन है, ईवी लुकास। ईवी लुकास वाज बोर्न इन एल्थम इन 1868। 1868 में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, एल्थम नाम की कोई जगह। एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन की एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया। ही वाज ए जर्नलिस्ट एंड एन एसिस्ट, वो आल्सो रोट नॉवेल्स, और वो एक पत्रकार होने के नाते उसके अलावा वो एक नॉवेलिस्ट एंड एक उपन्यासकार भी थे। उन्होंने कई प्रकार के नॉवेल्स भी लिखे, ट्रेवल लॉग्स एंड चिल्ड्रंस बुक्स, और कई यात्राओं का वृत्तांत किया है, यात्रा का वर्णन किया है, यात्रा वृत्तांत का। और चिल्ड्रंस बुक्स यानी कई प्रकार की बच्चों के लिए कहानी से भरी हुई किताबें भी लिखी है। ही इज़ बेटर नोन एज एन एसिस्ट देन एन एज ए जर्नलिस्ट, और वो जर्नलिस्ट से ज़्यादा एक निबंधकार के रूप में उनको जाना जाता है। किसको, ईवी लुकास, जो हमारे कौन है, थर्ड थॉट के राइटर है, लेखक है। तो अपन बात करते हैं थर्ड थॉट के बारे में कि अबाउट द लेसन या अबाउट द ऐसे में क्या है। इसमें The essay third thought has been taken from a collection called The Fenton Journal and Other Essays and Diversions, जो एक निबंध था किसका, ईवी लुकास का। और उसी निबंध में से हमारा ये जो थर्ड थॉट है ये लिया गया है। ब्रॉट आउट इन द ईयर 1919, 1919 में ये भी जो हमारा ऐसे है, हमारा जो निबंध है वो प्रकाशित हुआ। द टाइटल थर्ड थॉट इज ए ह्यूमरस कॉइनेज इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये जो हमारा टाइटल दिया गया है थर्ड थॉट, वो एक हास्यास्पद जो कहानी के माध्यम से सेकंड थॉट की क्या है, परिवर्तित रूप है, उपज है। विच मीन्स एन ओपिनियन और रिजोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकन्सिडरेशन। सेकंड थॉट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ के ऊपर सोच विचार करके, एक पुनर्विचार करके एक विचार पे जब हम लोग पहुंच जाते हैं उसको सेकंड थॉट बोलते हैं। द नरेटिव इज ए स्टायर on the human weakness for money and exposes how where money is involved man's sentiments and morally admirable ideals soon fade away। और इस कहानी के अंदर, इस जो हमारा इसके अंदर नरेटिव यानी इस वृत्तांत के अंदर हम लोग देखते हैं
कि ये एक मानव जीवन के ऊपर एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से लिखा गया ये विचार है, जिसके अंदर ये बताता है कि मानव जैसे क्या करता है, उसको जैसे मानव क्या करता है, पैसों के लिए उसकी स्वार्थपूर्ण नीति आती है तो वो क्या कर जाता है, सेंटिमेंटल्स जो नोबल सेंटिमेंट्स होते हैं, कहने मतलब उसके नैतिक भावनाएं होती है, वो एकदम से क्या हो जाती है, फेड होती चली जाती है। वो उनको भूल जाता है कि नैतिकता मेरी क्या बनती है, और उसके एडमायरेबल आइडियल्स सुन फेड अवे, और उसके एडमायरेबल यानी जिससे उसकी प्रशंसा हो सके, इस प्रकार के जो आइडियाज़ होते हैं वो पैसों को देख करके, स्वार्थ को देख करके वो एक तरीके से क्या हो जाते हैं, फेड अवे चले जाते हैं। मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड मेटेरियलिस्टिक, और जो मानव होता है हम जानते हैं कि वो सेल्फिश यानी स्वार्थपूर्ण नीति के होते हैं, एक भौतिकवाद के जीवन में जीता है। फॉर द सेक ऑफ फॉर्म ऑफ मनी ही कैन रिकन्सिडर एंड इवन चेंज इज नोबल एंड आइडियल थॉट्स इन हिज एवरीडे सोशल बिहेवियर। और हम देखते हैं कि पैसों के लिए जो इंसान होता है वो अपने नोबल विचार यानी आदर्शपूर्ण जो उनके विचार होते हैं उनको भूल जाता है, उनको परिवर्तित कर देता है प्रतिदिन, और अपने सोशल बिहेवियर में वो क्या बन जाता है, एक स्वार्थी नीति के ऊपर चलना शुरू कर देता है। द essay also gives us a deep insight into the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce, where impulse is negation of magnetism। और ये जो हमारा एसे है वो इस बात पे प्रकाश डालता है, इस बात के बारे में हमको बताता है कि फिलोसॉफी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, व्यापार को लेकर के उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या फिलोसॉफी होती है। और दूसरी बात, इम्पल्स इज नेगनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पल्स का मतलब भावनाएं, और ऐसी भावनाएं जो हमको क्या कर देती है, कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ भी करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा उत्सुक करती है। ऐसी जो भावनाएं हमारे दिमाग में आती है, ये व्यापार के अंदर नेगनेशन होता है। ऐसी भावना का व्यापार में कोई स्थान नहीं होता है। व्यापार के अंदर इन भावनाओं को हमको क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, इनको सबको छोड़ना पड़ता है। एंड बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ को बेचना या कोई भी चीज़ को खरीदना डायरेक्ट किसका मैटर होता है, डायरेक्ट किसके बीच में होता है, कि बेचने वाले के बीच में और खरीदने वाले के बीच का डायरेक्ट मैटर होता है। उसमें किसी भी प्रकार की किसी के प्रति फीलिंग दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो बात की जा रही है यहाँ पे मैग्नेटिज्म का मतलब जो व्यापार है, जो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी चीज़ को खरीदना और बेचना क्या होता है, डायरेक्ट मैटर होता है। इसके अंदर इम्पल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। द डीलर आस्क एज मच ही थिंक्स ही कैन एक्सोर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट। और डीलर यानी जो बेचने वाला है, जो विक्रेता है, वो कोई भी अपनी वस्तु होती है वो उतनी रकम मांगता है जितनी क्या कर पाता है, उसकी इच्छा होती है कि भाई ये जो वस्तु है मेरी इतनी पैसों में बिक सकती है, इतने रुपयों में बिक सकती है, उतनी वो मांग लेता है पहले से। और उसके बाद में जो मैटर बचता है कि कस्टमर के पास में आती है वो बात, कहने का मतलब दूसरी जो वो बात चली जाती है किसके सामने, कस्टमर के सामने। अब कस्टमर को क्या है, उस रकम पे या उस पैसों में जितनी रकम कौन मांग रहा है, डीलर मांग रहा है, उस पर खरीदना या नहीं खरीदना है। डायरेक्ट मैटर किसके बीच में होता है, डीलर एंड कस्टमर के बीच का मैटर होता है। इट इज एंड नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर। द नरेटिव इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड स्टाइल। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितना डीलर सोच सकता है उतना वो वसूल करता है, और ग्राहक इतना भुगतान करने के लिए व्यापारिक है, यानी जितना उसको लगता है कि मैं इतना भुगतान कर सकता हूँ उतना वो भुगतान कर पाता है। ये वृत्तांत जो हमारा नरेटिव जो है हमारे सामने है, वो एक तरीके से कल्पना में हास्यपूर्ण है और व्यंग्यात्मक का एक मिश्रण है। ये सब हमको देखने को मिलता है कि इसमें किस प्रकार से हास्य देखने को मिलता है, इसके अंदर कल्पना भी देखने को मिलती है, और इसके अंदर एक मानव जो प्रवृत्ति है, ह्यूमन जो हमारी जो प्रवृत्ति है, इसके ऊपर क्या है, एक व्यंग्य कसा हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले बात अपन करते हैं ग्लोसरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। जो हमारा ऐसे जो हमारे सामने थर्ड थॉट है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये है कि कोई एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताया जाता है कि डीलर एंड जो कस्टमर होता है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, उनका डायरेक्ट इश्यू होता है। इसके अंदर कोई भी इम्पल्स का कोई स्थान नहीं होता है। और वैसे भी ये दिखाया जाता है कि इसके अंदर जो मानव होता है वो अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण से अपने विचारों को क्या करता रहता है, डे बाय डे सोशल बिहेवियर में अपने जो थॉट्स होते हैं उनको क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, बदलता रहता है।
तो इसके अंदर अपन वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी में स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है इम्पल्स, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। दूसरा जो वर्ड दिया आपको डेस्टिन, डेस्टिन का मतलब होता है लक जिसको अपन बोलते हैं, भाग्य जिसको बोलते हैं, फेट जिसको बोलते हैं, नियत, किस्मत, भाग्य जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए इनविएबल, इनविएबल का मतलब लाइकली टू एक्साइट इनवी, ए सोर्स ऑफ जेलसी, यानी किसी भी प्रकार से लाइकली टू एक्साइट इनवी, किसी के प्रति ईर्ष्यालु भावनाओं को क्या करना, उत्पन्न करना, पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं, इनविएबल। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, कैजुअली का मतलब विथ नो डेफिनेट एम, कि उसका किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे हम घूमते रहते हैं मार्केट की गलियों में, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। क्यूरियोसिटी शॉप्स, क्यूरियोसिटी शॉप्स का मतलब शॉप सेलिंग रेयर एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, यानी कहने का मतलब ऐसी दुकानें जो दुर्लभ वस्तुओं को बेचती है, कहने का मतलब ऐसी ऐसी यूनिक वस्तुओं को वो बेचती है, ऐसी दुकानों के बारे में बात की गई, क्यूरियोसिटी शॉप्स। कैथेड्रल, कैथेड्रल का मतलब होता है एक तरह का चर्च होता है। कैम अपॉन का मीन होता है हैपन टू सी अनएक्सपेक्टेडली और बाई चांस, कोई भी चीज़ बाई चांस से हमारे साथ में घटित होती है उसको क्या बोलते हैं, कैम अपॉन। स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण का मतलब बेइज्जती के माध्यम से, अपमान पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसके अंदर ड्राइंग्स को हम रखते हैं या चित्र को जिसको हम रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए टर्नर, टर्नर का मतलब एक इंग्लिश, कहने का मतलब 1775 से लेकर के 1851 एक ग्रेट इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर, एक पेंटर का नाम है टर्नर, और जो बहुत ही फेमस पेंटर था, और उसके जो चित्र है, उसकी जो कलाकृतियाँ हैं वो बहुत ही महंगी बिकती है, उसके बारे में बात की जा रही है इस लेसन में, हमारे को देखने को मिलेगा टर्नर का नाम काफ़ी बार। पॉन्डेड, पॉन्डेड का मतलब होता है विचार करना, किसी चीज़ के ऊपर दोबारा विचार विमर्श करना, चिंता करना। इनक्रेडिटेबल, इनक्रेडिटेबल का मतलब होता है अमेजिंग, सॉरी इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। कलेक्टर्स, कलेक्टर्स का मतलब यहाँ पे किससे लिया जा रहा है कि दोज हु कलेक्ट क्यूरियस एंड रेयर ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी यानी जो ऐसी दुकानें जो दुर्लभ वस्तुओं को रखती है, और ऐसी दुकानों के बारे में खोज करने वाले, ऐसी चित्र या वस्तुओं की खोज करने वाले लोगों के क्या कहा गया यहाँ पे, कलेक्टर्स कहा गया। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, अमेजिंग। इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है फेल डिलाइटफुल, डिलाइटेड एंड प्राउड, यानी अपने आप में बहुत ही खुशीपूर्ण तरीके से महसूस करना। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी चीज़ की संभावना पूरी पूरी होना, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। परसिड्स, परसिड्स का मतलब प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल, कोई भी सेल करने, कोई भी चीज़ बेचने के बाद में जो प्रॉफिट, जो मुनाफा जो मिलता है उसको क्या बोला गया, परसिड्स। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है रिलैक्सिंग द स्ट्रेस, रिलैक्सिंग द स्ट्रेस कंफर्टिंग हिमसेल्फ। मिटिगेशन का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो कोई भी प्रकार का दिमाग में जो तनाव होता है उसको हम किसी न किसी माध्यम से, जैसे कोई ना कोई आदमी बुरे कर्म करने के बाद में वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए कुछ मंदिरों में दान देता है, गायों के लिए चारा डलवाता है, इस प्रकार के काम करना मिटिगेशन, पापों से मुक्ति करना बात ही। चेफरिंग, चेफरिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदा करना कोई चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए क्यूजेट्री, क्यूजेट्री का मतलब यहाँ से किससे लिया गया, जेनरसिटी, आइडियलिस्टिक थिंकिंग, आदर्शवादी जो विचार होते हैं, उदारवादी जो विचार होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, क्यूजेट्री, सॉरी। इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है इलॉजिकल एक्ट और बिहेवियर, यानी आपका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इलॉजिकल, यानी औचित्यपूर्ण जो अपन व्यवहार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनएप्टीट्यूड। इम्बिटर्ड, इम्बिटर्ड का मतलब होता है किसी बुरी फीलिंग्स के साथ में या बुरी भावनाओं के साथ में आदमी का पूरी तरह से भर जाना, उसको क्या बोलते हैं, इम्बिटर्ड। ए फाइनेंशियल कोप, फाइनेंशियल कोप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना कोई भी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये एक इडियम है, टू इंसल्ट और ह्यूमिलिएट, जिसका मीन क्या होता है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये एक इडियम यानी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी की इंसल्ट करना या बेइज्जती करना, ह्यूमिलिएट करना। नेक्स्ट वर्ड आपका मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, व्यापार के बारे में जो बात की जा रही है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है इमोशनल, भावनात्मक जिसको अपन बोलते हैं, सेंटिमेंटल। फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, फाइन आर्ट स्पेकुलेटर का मतलब यहाँ पे लिया गया है
कि एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, कोई भी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, पुरानी चीज़ों यानी कोई भी चीज़ का अच्छी तरीके से परीक्षण करने वाला। दूसर दूसर का मतलब होता है ए प्रेजेंट गिवन एज ए टोकन ऑफ गुडविल, यानी कोई भी आपको उपहार मिलता है कोई भी अच्छा कार्य करने के कारण से, उसको क्या बोला गया यहाँ पे, दूसर। एक गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई, ये भी एक एडियम है। क्वेल है यहाँ पे एक पक्षी है, पेट्रीज, पेट्रीज का मतलब एक तीतर जिसको अपन बोलते हैं, उस प्रजाति का। बटरे क्वेलियन क्या होता है, बटेर नाम का जो पक्षी होता है। और मैना जो यहाँ पे लिया गया है, मैना इज द हेवनली फूड लाइक अमृत, और यहाँ पे मैना का मतलब एक स्वर्गीय भोजन के रूप में कहा गया है। और यहाँ पे इस फ्रेज का जो मीन निकलता है, एन एक्सपेक्टेड गिफ्ट और रिवार्ड, यानी जिस ऐसा गिफ्ट मिलना, ऐसा रिवार्ड हमको प्राप्त होना जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी, ऐसा मुनाफा मिलना। यहाँ पे कहानी में मुनाफे से बात की जा रही है, इतना मुनाफा होता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। डिजास्टरली अच्छी तरीके से जानते हैं, टेरिबली। एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का मतलब होता है टेक आउट, और जैसे बात ली जा रही है मनी यानी पैसों को लेना किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं एक्सटोर्ट, पैसे लेना, जिसे वसूली करना जिसको अपन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लेसन के ऊपर। जो हमारा लेसन कौन सा है, थर्ड थॉट। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको ग्लोसरी अच्छी तरीके से याद करनी है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि स्क्रीन के ऊपर इतना दिखाई भी नहीं देता है, बुक होती है तो इजीली कुछ चीज़ को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन के ऊपर। चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, कोशिश करते हैं हमारे जो लेसन है थर्ड थॉट, इसको आगे बढ़ाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अबाउट द लेसन में आपको इतना समझ में आ गया हो कि इस थर्ड थॉट के बारे में क्या कहना चाहता है, और ग्लोसरी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। आपको अच्छी तरीके से भली भांति तरीके से इसको याद भी करना है, अपनी होम असाइनमेंट के रूप में अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। अब हम लेसन की कुछ चर्चा करते हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड, कि यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कहता है कि ये जो कहानी है मेरे को एक मेरे मित्र के द्वारा सुनाई गई थी। इट इज़ डेस्टिनी सेडी, और मेरे मित्र ने कहा कि ये एक भाग्य होता है। टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स, टू सेल इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, कि मेरा कुछ भाग्य, यानी यहाँ पे बात किस्मत की जा रही है कि जब भी कुछ खरीदता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ मार्केट से खरीदता हूँ तो हमेशा महंगे से महंगा, और बेचना हो, अगर मैं कोई भी वस्तु मार्केट से खरीदता हूँ तो महंगी से महंगी वस्तु खरीदता हूँ, और जब भी मेरे को बेचना होता हो और तब सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, तब मेरे को बहुत ही मुश्किल से उनको सस्ती से सस्ती में बेचना पड़ता है, ऐसा मेरा भाग्य है। यानी कहने का मतलब मैं कोई भी वस्तु अच्छी तरीके से खरीदता हूँ और महंगी से महंगी खरीदता हूँ, लेकिन बेचते वक्त मेरे को लॉस होता है, हमेशा मेरे को उसको चीपेस्ट यानी सस्ते में बेचना पड़ता है। यूजुअली इंडीड हैविंग ट्राइड ऑफ पिक्चर ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, और ऐसा होता है कि कोई भी तस्वीर जिसको या कोई भी कलाकृति, और जब भी वो क्या होती है कि टायर्ड हो जाता है उस पिक्चर से लेकर के, उसका जो डेकोरेटिव यानी जो कलाकृति है उससे वो क्या हो जाता है, थक जाता है कि वो बिकती नहीं है, तब लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, उसको किसी न किसी तरीके से इसको बेचना पड़ता है। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, और मुझे लास्ट तक क्या करना पड़ता है, उस वस्तु को बेचना पड़ता है, क्योंकि वो वस्तु बिकती नहीं और मैं उससे क्या हो जाता हूँ, थक जाता हूँ। ऑलमोस्ट टू टेक इट एक्सेप्टेंस बाई अनदर पर्सनल फेवर टू मी, और कोई भी आदमी जब भी खरीदता है ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर वो एहसान कर रहा है। कहने का मतलब काफ़ी दिनों से कोई भी चीज़ मेरे पास में, ऐसे मेरी नीयत है कि मैं अच्छे से महंगी वस्तु खरीदता हूँ और सस्ती से सस्ती में वो बिकती है लास्ट तक, और जब भी मैं बचता हूँ तो दूसरा जो सामने वाला जो परचेज करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पे कोई एहसान कर रहा है, ऐसा मेरे को फीलिंग आती है। बट द अदर डे वाज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन, लेकिन एक दिन ऐसा आया मेरे सामने जो मेरा दिन कैसा था, एक्सेप्शन यानी एक अपवादपूर्ण दिन था। कहने का मतलब हमेशा के जैसा दिन नहीं था। हमेशा क्या होता था, महंगी वस्तु खरीदता था और लास्ट तक जो वस्तु बिकती थी तब बहुत ही वो सस्ते में बेचनी पड़ती थी, लेकिन आज जो जिस दिन की बात की जा रही है वो उसके लिए अपवाद है। कैसे, देखते हैं। टू दिस रूल्स ऑफ स्टिकिंग दैट, कहने का मतलब अपवाद कैसे, कि जो मेरा रूल चल रहा था, जो मेरी नीयत थी कैसी, कि महंगे में खरीदना और सस्ते में बेचना, उससे कुछ अलग था, इसलिए मेरे लिए वो क्या बन गया, एक एक्सेप्शन बन गया। दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज्ड,
और मैं इस प्रकार से भटक रहा था कि मेरा जो लक है, मेरी जो फेट है, मेरी जो डेस्टिनी है, वो कभी क्या नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती। कोई मेरी किस्मत बदल नहीं सकता। एंड आई एम आफ्टर ऑल डेस्टिन टू बी दैट मोस्ट यूएबल थिंग ए सक्सेसफुल डीलर। और लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोचता रहा कि मेरी किस्मत कहीं बदल तो नहीं गई। कहने मतलब उसके जो ऐसा दिन आया जिस दिन में उसके बारे में दिन के बारे में हम आगे लेसन में चर्चा करेंगे, कैसा दिन आया, क्या हुआ उसके साथ में। लेकिन वो कहता है कि एक ऐसा दिन आया जो बहुत ही अपवादपूर्ण था मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे रूल थे दिल्ली के उससे कुछ हट करके थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी किस्मत तो नहीं बदल गई है और या मैं कोई अच्छा विक्रेता तो नहीं बन गया हूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा था। जिससे लोग क्या करते हैं कि इवेबल थिंग ए सक्सेसफुल डीलर, कोई भी सफल विक्रेता होता है उससे लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो कहीं ऐसा डीलर तो नहीं बन गया हूँ जिससे लोग मेरे से क्या करें, ईर्ष्या करना शुरू कर दे। तो इस प्रकार से इट हैपेंड दस, इस प्रकार से मेरे साथ में कुछ घटित हुआ। क्या हुआ, आई ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी। वो क्या कहता है कि मैं मुख्य चर्च वाले शहर के अंदर एक दुर्लभ वस्तु का मतलब क्यूरियोसिटी शॉप्स जो है उनके बीच में क्या कर रहा था, घूम रहा था। ड्रिफ्टिंग का मतलब ऐसे बिना किसी उम्मीद के या बिना किसी एम के मैं क्या कर रहा था, घूम रहा था। आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। और इतने में मेरे साथ में कुछ ऐसा घटित हुआ कि मेरी नज़र कहाँ पे पड़ी, एक पोर्टफोलियो वाटर ड्राइंग्स, यानी मतलब एक ऐसी फाइल सी बनी हुई थी वाटर ड्राइंग्स, यानी जिसमें जो कलर चित्र किस प्रकार के बने हुए थे, वाटर कलर के चित्रों के कुछ एक ऐसी फाइल सी रखी हुई थी, उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। और नेक्स्ट देखते हैं, among which was one that to my eye upon having been a possible turner, even if an earlier owner had not shared that opinion or hope and said the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it। और वो क्या कहता है कि एक ऐसी चित्र या कलाकृति के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो कोई, ये जो चित्र है जो मेरी आंखों के सामने है, वो कलाकार कौन है, टर्नर, जो महान कलाकार जिसके बारे में अपन ने ग्लोसरी में देखा था, उसका चित्र मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये टर्नर का चित्र है। और हालांकि मेरे को ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि जो बेचने वाला है, जो डीलर है, उसको अभी तक पता नहीं है कि ये टर्नर का चित्र है, इसलिए वो रॉन्ग ऑर्डर में, कि किसी न किसी तरीके से ऐसे गलत क्रम के अंदर रॉन्ग ऑर्डर में टर्नर का नाम कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। और कहाँ पे लिखा हुआ था, बीनीथ इट का मतलब उससे जो चित्र था, जो कलाकृति थी, उसके अंदर रॉन्ग ऑर्डर में, रॉन्ग ऑर्डर का मतलब सही क्रम में लिखा हुआ होता तो उसको भी पता चल जाता ये टर्नर का है। लेकिन वो रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ था, इसलिए उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो टर्नर का है या नहीं है। लेकिन रॉन्ग ऑर्डर में टर्नर नाम जरूर लिखा हुआ था उसके ऊपर, उस कलाकृति के ऊपर। तो आगे देखते हैं, हाउ मच इज दिस, आई आस्क स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है ह्यूमिलिएट तरीके से मैंने पूछा कि ये कितने का है। उसके अंदर किसी प्रकार की रुचि न दिखाते हुए मैंने उससे पूछा। वेल सेड द डीलर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर। और जो डीलर है वो कहता है कि अगर वास्तव में ये टर्नर की कलाकृति होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसकी कितनी भी कीमत हो सकती थी, यानी अंदाजा भी नहीं लगा सकते टर्नर का। रियल में अगर ये टर्नर की कलाकृति होती तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसकी कितनी कीमत हो सकती है, कितनी कीमत में बिकता। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स। लेकिन आप इसको कितने में ले सकते हो, मैं बेच सकता हूँ इसको 10 शिलिंग में। यू कैन हैव इट फॉर दैट बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विथ मी टू गेट एन ओपिनियन। और दूसरी बात, अगर आप नहीं भी खरीदोगे तो डोंट माइंड, मेरे ऊपर कोई इसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मैं इसके दिमाग में नहीं लूँगा इस बात को, क्योंकि कि नेक्स्ट आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं क्या कर रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। और मैं लंदन जाऊँगा तो ये जो मेरे सामने, जो आपके सामने जो कलाकृति है, इसको साथ में लेकर के जाऊँगा, ड्राइंग्स जो है उसको साथ में लेकर के जाऊँगा। किस लिए, टू गेट एन ओपिनियन, एक राय लेने के लिए। राय लेने का मतलब लंदन का जो टर्नर, जो क्या था, राइटर था, जो पेंटर था, अब लोगों से पूछूंगा वास्तव में ये जो टर्नर नाम लिखा हुआ तो है, लेकिन ये वास्तव में टर्नर की कलाकृति है या नहीं है, इसके बारे में राय लेने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, लंदन किसी काम से जाऊँगा और इसको साथ में लेके जाऊँगा, तो इसके बारे में राय जरूर लेकर के आऊँगा कि ये वास्तव में टर्नर की है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम
इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं।